क्योंकि उनके बड़े बेटे जेवियर ने अपना जेंडर चेंज करवाया है और इसके लिए इलॉन को चाहिए थी पॉलिटिकल पावर। टेस्ला ने अब 2 ऐसे व्हीकल्स पर काम करना शुरू किया है जो उबर, ओला और लिफ्ट जैसी ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग कंपनीज को लिटरली खत्म कर सकती है। टाटा, महिंद्रा जो 75 सालों में नहीं कर पाए, वो इलॉन मस्क ने 21 सालों में कैसे कर दिखाया। इलॉन मस्क सीधा वीडियो कॉल करके उन्हें बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन एआई का फ्यूचर लैरी पेज के हाथों में नहीं जाना चाहिए। उसके अगले हफ्ते उसके मैनेजर को और उसके अगले हफ्ते उसके मैनेजर के भी मैनेजर को फायर कर डालते हैं। इलॉन के ये रोबोट्स आगे चलकर ह्यूमन लेबर्स को रिप्लेस कर देंगे। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि यही वो बेट थी जिसने इलॉन को पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाया था। और उसी पार्टी में इलॉन मस्क और गूगल के फाउंडर लैरी पेज का पंगा हो जाता है। इसलिए इलॉन ने ठान लिया है कि वो इस वोक कल्चर को खत्म करके ही रहेंगे। यहाँ तक कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आगे जाकर शायद इंसानों को मार भी सकती है। और कहा कि यूएस गवर्नमेंट डिक्टेटर है। लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प के बाद अगला प्रेसिडेंट इलॉन मस्क होंगे। तो क्या ये सच है? लेट्स डिकोड दिस। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के रिलेशन कितने अच्छे हैं ये आई गेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। This guy is he's a brilliant guy, he's a great guy, he's got tremendous imagination and scientific imagination far beyond. बट लेट मी टेल यू कि इनके रिलेशंस हमेशा से ऐसे नहीं थे। इवन कई लोगों को पता ही नहीं है कि 2020 तक इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी को नहीं बल्कि जो बाइडेन, बराक ओबामा, कमला हैरिस इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते थे। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि 2020 में ऐसा क्या हो गया जो इलॉन मस्क ने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। देखो, इस जर्नी में पॉलिटिक्स, बिजनेस, रिवेंज सब कुछ कूट कूट के भरा है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने बताया कि 2008 से लेकर 2020 तक यूएस में जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उन सब इलेक्शंस में इलॉन ने बराक ओबामा, जो बाइडेन, हिलरी क्लिंटन इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को ही सपोर्ट किया। इवन इलॉन ने इस पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के लिए कई बार फंडिंग भी रेज की और यहाँ तक कि वो बराक ओबामा के बहुत बड़े फैन भी थे। तो फिर अब प्रॉब्लम कहाँ पर थी? तो प्रॉब्लम शुरू होती है मार्च 2020 से, जब पूरी दुनिया में कोविड की वजह से लॉकडाउन लग चुका था। Coronavirus has now entered a devastating new phase. The U.S. death toll from the virus has surpassed 100 people. 400,000 people have now died from COVID-19. और इसी लॉकडाउन की वजह से चाइना के शंघाई में टेस्ला की एक फैक्ट्री थी, उसे बंद कर दिया जाता है। और इसी के साथ टेस्ला की जो कैलिफोर्निया की फ्रेमोंट वाली फैक्ट्री थी, उसको भी कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट बंद करने का ऑर्डर देती है। लेकिन अब इस पर इलॉन का ये कहना था कि लॉकडाउन के नाम पर लोगों को घर में कैद करके रखना मतलब एक तरह से उनका फ्रीडम छीनने के बराबर है। इलॉन कह रहे थे कि जानबूझकर कोविड की हवा बनाई जा रही है, सिचुएशन इतनी खराब है ही नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी फैक्ट्री को बंद करने से मना कर दिया। वो अपनी बात पर इतनी बुरी तरह से अड़ गए कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। जब अथॉरिटीज ने उन्हें फैक्ट्री बंद ना करने पर लीगल एक्शन लेने की धमकी दी तो इलॉन ने उनके अगेंस्ट ही केस फाइल कर दिया और इवन वहां की गवर्नमेंट को डिक्टेटर और एंटी डेमोक्रेटिक तक बोलना शुरू किया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये इंसिडेंट 2020 का है और 2020 में तो यूएस में ट्रम्प की गवर्नमेंट थी, तो फिर इलॉन मस्क जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से क्यों लड़ रहे थे? तो अब जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि अमेरिका में 50 स्टेट्स है और हर स्टेट में कई सारी अलग अलग काउंटीज होती है। हमारे यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वैसे ही वहाँ के स्टेट्स में काउंटीज होती है। तो ऐसी कैलिफोर्निया स्टेट में एलामेडा नाम की एक काउंटी है जहाँ के फ्रेमोंट सिटी में टेस्ला की एक फैक्ट्री है। अब जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम पर यानी 2020 में यूएस में ट्रम्प की गवर्नमेंट थी, लेकिन कैलिफोर्निया और एलामेडा की जो लोकल गवर्नमेंट थी वहाँ पर जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में थी। अब देखा जाए तो इलॉन भी कई सालों से इसी पार्टी को सपोर्ट करते आ रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि एलामेडा की गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और यहीं से इलॉन मस्क और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब यहाँ तक बात उतनी भी ज्यादा नहीं बिगड़ी थी। इलॉन ने अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी को कंप्लीटली नहीं छोड़ा था, लेकिन लोरेना गोंजालेस जो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की सेनेटर यानी एक तरह से वहाँ की एमपी थी और डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती थी, उन्होंने इलॉन को लेकर कहा कि कैलिफोर्निया स्टेट ने टेस्ला को बहुत सपोर्ट किया, सब्सिडीज दी, लेकिन फिर भी ये कंपनी ना ही वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में सोचती है और ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ अच्छा बिहेव करती है। अब लोरेना टेस्ला में वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर जो बोल रही थी वो एक हद तक सही भी था, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेस्ला के वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। टेस्ला के वर्कर्स को 10-10 घंटे काम करवाया जाता है और वहाँ का इंजरी रेट भी बाकी कार कंपनीज के कंपेयर में 30% से ज्यादा है। इवन एक बार टेस्ला की फैक्ट्री में एक रोबोटिक आर्म सही से काम नहीं करता है तो उसे फिक्स करने के लिए एक इंजीनियर को बुलाया जाता है, लेकिन वो उसे रिपेयर नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर इलॉन आ जाते हैं। सैटरडे नाइट थी और रात के करीब 10 बज रहे थे। वो आते हैं और गुस्सा होकर उस इंजीनियर को ऑन द स्पॉट फायर कर डालते हैं। उसके अगले हफ्ते उसके मैनेजर को और उसके अगले हफ्ते उसके मैनेजर के भी मैनेजर को फायर कर डालते हैं। लेकिन इलॉन के इस साइको साइड के बारे में कोई बात नहीं करता है। इसलिए 10 मई 2020 को लोरेना गोंजालेस ये ट्वीट करती है, इलॉन मस्क। अब इसके अगले दिन उसके रिप्लाई में इलॉन ये ट्वीट करते हैं,
मैसेज रिसीव्ड। और इंटरेस्टिंगली इसके 6 दिन बाद यानी 17 मई 2020 को इलॉन का एक और ट्वीट आता है, टेक द रेड पिल। और ये ट्वीट पूरा का पूरा गेम पलट डालता है। लेकिन इस ट्वीट में ऐसा क्या था? देखो, जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता दूं, 1999 में मैट्रिक्स नाम की एक मूवी आई थी जिसमें पहली बार रेड पिल एंड ब्लू पिल वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। You take the blue pill, you take the red pill. आज के मॉडर्न इंटरनेट एरा में टेक द रेड पिल का मतलब होता है राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ज्वाइन कर लेना। यानी इस ट्वीट से इलॉन ने ये सिग्नल दिया था कि अब वो लेफ्ट विंग डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। और पता है अमेरिका की सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी कौन सी है? डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी। यानी इनडायरेक्टली इलॉन मस्क रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। और इवन इलॉन के इस ट्वीट के रिप्लाई में डोनाल्ड ट्रंप की डॉटर इवांका ट्रंप ने ये ट्वीट भी किया था, टेकन। और यही से इलॉन मस्क की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शिफ्ट होना शुरू हो गई। अब नवंबर 2020 में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में भी इलॉन मस्क डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को ही सपोर्ट करते हैं। शायद उनको लगा था कि इससे डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उनके रिलेशंस फिर से अच्छे हो जाएंगे। अब जो बाइडेन वो इलेक्शन जीत जाते हैं और यूएस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इलॉन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। इवन अगस्त 2021 में जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक इवेंट रखा था जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स की सक्सेस को सेलिब्रेट किया गया था। इस इवेंट में जनरल मोटर्स, फोर्ड, क्राइसलर जैसे कई कंपनीज के चेयरमैन को बुलाया गया था। लेकिन टेस्ला ईवीज में सबसे बड़ी कंपनी होने के बाद भी उस इवेंट में इलॉन मस्क को इनवाइट नहीं किया गया था। इससे वो इतना नाराज हुए कि उन्होंने दिसंबर 2021 में टेस्ला के हेडक्वार्टर को कैलिफोर्निया स्टेट से टेक्सास में शिफ्ट कर दिया। इसको अगर बारीकी से देखा जाए तो इलॉन ने डेमोक्रेटिक पार्टी डोमिनेटेड रीजन से निकलकर अपना हेडक्वार्टर टेक्सास में शिफ्ट किया था, जो कि एक रिपब्लिकन डोमिनेटेड रीजन था। और अब यहाँ से इलॉन धीरे धीरे राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। अब इलॉन मस्क की इस वीडियो को ध्यान से देखो। So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. सो इलॉन का ये कहना है कि मेरा बड़ा बेटा मर गया है, और मारा किसने पता है? वोक माइंड वायरस ने। लेकिन अब ये कौन सा वायरस है? देखो, इलॉन के अकॉर्डिंग यूएस में वोक कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि वोक कल्चर मतलब बेसिकली एक सोशल मूवमेंट होता है जो सोशल जस्टिस, जेंडर आइडेंटिटी लाइक LGBTQ ऐसे टॉपिक को सपोर्ट करता है। लेकिन इलॉन का कहना है कि ये वोक माइंड वाला वायरस वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक दिन खत्म कर देगा। और पता है इलॉन इससे इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि उनके बड़े बेटे जेवियर ने अपना जेंडर चेंज करवाया है। जेवियर बायोलॉजिकली एक लड़का है, लेकिन बाद में उसने खुद को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई करना शुरू किया और इवन उसने ऑफिशियली अपना नाम बदलकर विवियन जेना विल्सन रख दिया। इसलिए इलॉन कहते हैं कि इस वोक माइंड वायरस ने उनके बेटे को मार डाला है। इसलिए इलॉन ने ठान लिया है कि वो इस वोक कल्चर को खत्म करके ही रहेंगे। So I vowed to destroy the woke mind virus after that, and we're making some progress. इवन डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत स्ट्रिक्टली इस वोक माइंड वायरस के अगेंस्ट है। You know what woke means? It means you're a loser. यहाँ तक कि ट्रंप ने रिसेंटली ट्रांसजेंडर्स को विमेन स्पोर्ट्स से बैन भी कर दिया है। अब 99% लोगों को ये नहीं पता है कि इलॉन के वोक कल्चर को लेकर जो थॉट्स है, वहीं से ट्विटर के एक्विजिशन की कहानी शुरू होती है। कैसे? इलॉन का ये वीडियो देखो। You know, those are two of the aspects of the woke mind virus that I think are very dangerous. Is that it's often anti-meritocratic. You can't question things. इलॉन के अकॉर्डिंग वोक कल्चर के दो बहुत ही डेंजरस एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच एंड सेकंड इज एंटी मेरिटोक्रेटिक। यानी वोक कल्चर मेरिटोक्रेसी के अगेंस्ट है। मतलब इस कल्चर में सक्सेस टैलेंट और एबिलिटी के बेसिस पर नहीं, बल्कि नेपोटिज्म, कास्ट और करप्शन के बेसिस पर मिलता है, ऐसा मानना है इलॉन मस्क का। अब 2022 में इलॉन मस्क ने ट्विटर के ऊपर ये एलिगेशंस लगा दिए कि ट्विटर अमेरिकन्स का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहा है। इवन इलॉन ने ट्विटर से ये डिमांड भी की थी कि वो अपने एल्गोरिदम को पब्लिक कर दे, ताकि लोगों को पता चले कि वो किस टाइप के कंटेंट को बूस्ट करता है और किस टाइप के कंटेंट को सप्रेस करता है। यहाँ तक कि उसी टाइम पर इलॉन ने ट्विटर पर एक पोल भी रन किया था, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें लगता है कि ट्विटर फ्री स्पीच को लिमिट कर रहा है। तो सरप्राइजिंगली 70% लोग इलॉन मस्क से अग्री कर रहे थे। और इतना ही नहीं, इवन जनवरी 2021 में ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली बैन भी कर दिया था। और इसको लेकर इलॉन ने एक इंटरव्यू में बात भी की थी। I do think that it was not correct to ban Donald Trump. I think that was a mistake. अब इस सब के बीच में 28 अक्टूबर 2022 को एक न्यूज आती है कि इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को एक्वायर कर लिया है और ट्विटर को एक्स नाम से रीब्रांड कर दिया। ट्विटर को एक्वायर करने के पीछे इलॉन के दो पर्पस थे। फर्स्ट वही कि इलॉन को फ्री स्पीच को एनकरेज करना था एंड सेकंड वाज हिज बिजनेस माइंडसेट, जो उन्होंने बहुत पहले से ही सोच कर रखा था। इलॉन मस्क ट्विटर का रेवेन्यू 5 गुना बढ़ाकर 2028 तक उसे $28 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये इस एक्विजिशन की एक बहुत छोटी सी साइड है।
इसकी मेजर साइड आपको अब पता चलेगी। देखो, जैसे इलॉन ने ट्विटर को एक्वायर किया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे बैन को हटा दिया। इसके बाद 2022 में इलॉन ने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि पहले वो डेमोक्रेट्स को वोट करते थे, लेकिन अब से वो रिपब्लिकन्स को वोट करेंगे। और इवन यूएस के रीसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सबने ये भी देखा कि इलॉन ने किस लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। उन्होंने खुद की जेब से मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जस्ट टू मेक डोनाल्ड ट्रंप विन। लेकिन इसके पीछे इलॉन मस्क का एक बहुत बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ था। देखो, जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी, उस दौरान अमेरिकन अथॉरिटीज ने इलॉन की हर कंपनी पर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन लगा दी थी। एक बार स्पेसएक्स के ऊपर $6.33 लाख का फाइन लगा दिया था। कई बार टेस्ला के ऑटो पायलट सिस्टम पर सवाल उठाए थे और ऐसे कई केसेस स्टारलिंक, ट्विटर, न्यूरालिंक, इलॉन के हर कंपनी के साथ हुए थे। यहाँ तक कि यूएसए की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कई बार इलॉन के ऊपर फ्रॉड चार्जेस भी लगा चुकी है। अब इसके रिवेंज में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को लेकर इलॉन ने ये ट्वीट किया था। इसे चाहे तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें इलॉन का जो सरकाज़म है वो बहुत ही अलग लेवल पर है, इसलिए इसे समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब अमेरिकन अथॉरिटीज की इतनी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर इलॉन का कहना था कि हद से ज्यादा रेगुलेशंस इनोवेशन को इंटरप्ट करती है, इसलिए इतनी सारी रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए। दिस शोज कि इलॉन शुरू से ही एक मेजर रेगुलेटरी रिफॉर्म चाहते थे और इसके लिए इलॉन को चाहिए थी पॉलिटिकल पावर। और आज डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके हाथों में ये पावर आ चुकी है। कैसे? देखो, इलॉन को ट्रंप की गवर्नमेंट के अंडर डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का एक डिपार्टमेंट हैंडओवर किया गया है और इसके अंडर उन्हें एक बहुत ही यूनिक टास्क दिया गया है। हमारे यहाँ जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर ईडी, सीबीआई, आरबीआई, रॉ जैसी अलग अलग एजेंसीज है, वैसे यूएसए में सीआईए, एसएसए, ईपीए जैसी 428 से भी ज्यादा अलग अलग एजेंसीज है। अब इलॉन मस्क का कहना है कि यूएसए में इतनी ज्यादा एजेंसीज की जरूरत ही नहीं है। इन एक्स्ट्रा एजेंसीज की वजह से टैक्स पेयर्स का पैसा सिर्फ बर्बाद हो रहा है और गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने यह भी कहा है कि इन 428 एजेंसीज को कम करके वो सिर्फ 99 पर लेकर आएंगे। We just take a look at all the federal agencies and say, do we really need whatever it is, 428 federal agencies? I think we should be able to get away with 99 agencies. जिससे यूएसए का बजट जो $6.7 ट्रिलियन है, उसमें से $2 ट्रिलियन वो इजीली कट डाउन कर देंगे। अब देखो, इंडिया की जीडीपी अराउंड $4 ट्रिलियन है और इलॉन मस्क $2 ट्रिलियन के सिर्फ एक्सपेंसेस कट डाउन करने की बात कर रहे हैं। सो ट्रम्प गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी, इन दोनों को डोनाल्ड ट्रंप ने डॉज नाम की एक एजेंसी हैंडओवर कर दी है और इन दोनों को 4 जुलाई 2026 तक की डेडलाइन दी गई है। अब इसे अगर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इलॉन के हाथ में पॉलिटिकल पावर आ गई है जो उनको ओवर रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिमिट करने में हेल्प कर सकती है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के बाद अगला प्रेसिडेंट इलॉन मस्क होंगे, तो क्या ये सच है? लेट्स रिकॉर्ड दिस। देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो वही इंसान यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है जो यूएस बॉर्न होगा, उसकी एज 35 से ज्यादा होगी और वो कम से कम 14 साल से यूएस सिटीजन होगा। अब इलॉन मस्क एज और सिटीजनशिप का क्राइटेरिया तो फुलफिल करते हैं, लेकिन वो अफ्रीकन बॉर्न है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनली यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी तो किया जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कोई नई बात तो है नहीं। जिनके हाथ में पावर होती है वो खुद के फायदे के लिए कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते हैं। तो इलॉन मस्क, जिनके पास इतना पैसा है, यूथ में इतना इन्फ्लुएंस है, तो क्या वो आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही, बट व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा हो भी तो सकता है। थिंक ऑन इट। सो इलॉन मस्क का डेमोक्रेट्स से बदला लेने के लिए रिपब्लिकन्स को ज्वाइन करना, देन वो कल्चर को क्रिटिसाइज करने से लेकर फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को एक्वायर करना और फिर वहां से पॉलिटिकल पावर गेन करना, आपको क्या लगता है कि ये इलॉन ने सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया है या फिर सच में वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? कमेंट्स में बताओ। 2012 में इलॉन एक पार्टी में गए थे। वहां वो डेमिस हसाबिस से मिलते हैं, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट, वीडियो गेम डिजाइनर और एआई रिसर्चर थे और उन्होंने डीप माइंड नाम की एक एआई कंपनी भी शुरू की थी। अब उस पार्टी में जब इलॉन और डेमिस के बीच में डिस्कशन चल रहा था तो इलॉन ने ऐसी बातों बातों में उनसे कह दिया कि इन फ्यूचर अगर कभी वर्ल्ड वॉर, एस्ट्रॉइड स्ट्राइक या किसी और रीजन से ह्यूमन सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट होने को आएगा तो हम मार्स पे शिफ्ट होकर ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। अब इलॉन की ये बात सुनकर डेमिस ने उनसे एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी को वर्ल्ड वॉर या एस्ट्रॉइड स्ट्राइक के अलावा भी एक और पॉसिबल थ्रेट है और वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक एआई है। डेमिस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में मशीन्स इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है और यहाँ तक कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आगे जाकर शायद इंसानों को मार भी सकती है। डेमिस की इस बात ने इलॉन को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसलिए एआई को और क्लोजली समझने के लिए इलॉन ने डेमिस की कंपनी डीप माइंड में $5 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। अब इसके बाद जून 2013 में इलॉन का बर्थडे आता है और उनकी बर्थडे पार्टी में गूगल के को फाउंडर लैरी पेज भी आते हैं।
वैसे अगर देखा जाए तो इलॉन और लैरी काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन उस पार्टी में दोनों में एक ऐसी डिबेट हो जाती है जिससे दोनों भी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और उसी पार्टी में इलॉन मस्क और गूगल के फाउंडर लैरी पेज का पंगा हो जाता है। इसमें इलॉन का ये कहना था कि अगर हम एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स नहीं लेंगे तो एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा और ह्यूमंस इस प्लैनेट से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इस पर लैरी कहते हैं कि अगर कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस के मामले में मशीन्स इंसानों से आगे निकल भी जाएगी तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन का बस एक नेक्स्ट स्टेज है। अब ये डिबेट यहीं पर खत्म हो जाती है और आगे 2013 में एक और न्यूज आती है कि गूगल डीप माइंड को एक्वायर कर रहा है। इलॉन मस्क सीधा वीडियो कॉल करके उन्हें बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन एआई का फ्यूचर लैरी पेज के हाथों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके 2014 में गूगल डीप माइंड को एक्वायर कर ही लेता है। अब इसके बाद इलॉन ने पब्लिकली लोगों को वार्न करना शुरू कर दिया और 2014 में MIT के एक सेमिनार में कहा कि एआई हम इंसानों की एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। I think we should be very careful about artificial intelligence. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. इवन इलॉन ने ये तक कहा कि ऐसी मशीन्स इंसानों से भी ज्यादा समझदार होकर फ्यूचर में हम इंसानों को ही अपना पालतू जानवर बना सकती है। और जिस तरह से एआई इवॉल्व हो रहा है, आप चैट जीपीटी देख लो, डिपसीक देख लो, इवन ऐसे कई सेक्टर्स में एआई इस लेवल पर इंटीग्रेट हो रहा है कि इलॉन की ये बात कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसीलिए इलॉन चाहते थे कि एआई कभी भी गलत इंसान के हाथ में ना चला जाए और इंटेंशनली या अनइंटेंशनली एआई का यूज ह्यूमंस के अगेंस्ट ना हो। अब जैसे कि मैंने कहा कि इलॉन नहीं चाहते थे कि डीप माइंड लैरी के हाथों में चला जाए, लेकिन गूगल ने डीप माइंड को एक्वायर कर ही लिया था। इसलिए इलॉन ने गूगल को काउंटर करने के लिए और एआई सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए एक प्लान बनाया। 2015 में उन्होंने खुद की जेब से $100 मिलियन वो भी एज ए डोनेशन देकर सैम ऑल्टमैन और कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नॉन प्रॉफिट एआई कंपनी शुरू की, जिसको आज हम ओपन एआई के नाम से जानते हैं और इसी कंपनी के अंडर चैट जीपीटी भी आता है। ओपन एआई का मेन पर्पस ही एआई के फील्ड में गूगल के डोमिनेंस को कंट्रोल करना था और जो कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी तो इस कंपनी से किसी को भी प्रॉफिटेबिलिटी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन इसके 3 साल बाद एक न्यूज आती है कि इलॉन ने ओपन एआई से स्टेप डाउन किया है और इसका रीजन क्या था पता है? देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ओपन एआई एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की गई थी, लेकिन अब सैम ऑल्टमैन इस ओपन एआई को फॉर प्रॉफिट बनाना चाहते थे और सैम ऑल्टमैन ने ऐसा कर भी दिया। I started that company as a non-profit open source, and it is now extremely closed source and maximizing profit. माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $10 बिलियन इन्वेस्ट करके 49% स्टेक्स ले लिए। इसलिए आज अगर आप देखोगे तो ओपन एआई के किसी भी प्रो मॉडल को यूज करने के लिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और इलॉन मस्क यही नहीं चाहते थे। इस बात को लेकर इलॉन ने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही सही एग्जांपल दिया था। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा हो गया कि मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को अमेज़न रेन फॉरेस्ट बचाने के लिए डोनेशन दिया और उस ऑर्गेनाइजेशन ने उन पैसों को यूज करके उसी जंगल के पेड़ काट कर बेचना शुरू कर दिया। अब इलॉन मस्क इस पे चुप तो नहीं बैठने वाले थे, तो उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी को फॉर प्रॉफिट एंटिटी बनाने के मामले में सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई के ऊपर केस फाइल कर दिया। और इसके अलावा ओपन एआई को काउंटर करने के लिए मार्च 2023 में खुद की एक नई एआई कंपनी शुरू कर दी जिसका नाम है XAI। इस कंपनी के अंडर इलॉन ने चैट जीपीटी से कम्पीट करने के लिए खुद का ग्रॉक नाम का एक चैटबॉट भी लॉन्च किया है जो कि फुल्ली ओपन सोर्स है। लेकिन ओपन एआई जो 2015 से मार्केट में है, इसलिए उनके पास एक अर्ली मूवर एडवांटेज भी है जिससे अभी के लिए वो एआई इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं। बट डू यू फील कि इलॉन मस्क आने वाले कुछ सालों में XAI को इतना एडवांस बना देंगे कि उनकी एक कंपनी ओपन एआई को भी पीछे छोड़ देगी? चलो ये तो हो गई XAI की बात। इसके अलावा इलॉन मस्क एक ऐसी क्रेजी आइडिया पर काम कर रहे हैं जो आज तक हम लोग सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज में ही देखते आए हैं। ये बात है 2016 की। एक बार इलॉन मस्क अपनी कार से कहीं ट्रैवल कर रहे थे और ड्राइव करने के साथ ही वो अपने फोन में एक अर्जेंट मैसेज भी टाइप कर रहे थे, लेकिन वो जो मैसेज टाइप कर रहे थे वो बहुत ज्यादा लेंथी था, इसलिए वो उससे फ्रस्ट्रेट हो गए। अब देखो, नॉर्मली जब हम कुछ टाइप करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन 100 बीट्स पर सेकंड की स्पीड से हमारे ब्रेन से डिवाइस तक पहुंचती है। तो इस इंसिडेंट से इलॉन को लगा कि व्हाट इफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो हमारे दिमाग और डिवाइस के बीच एक हाई स्पीड कनेक्शन डेवलप करे और हम जो भी सोचे वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स डिवाइस की स्क्रीन पर आ जाए। साउंड्स क्रेजी ना? इलॉन का कौन सा आइडिया क्रेजी नहीं होता है। एक बार इलॉन ने कल्चर नाम की एक स्पेस ट्रैवल साईफाई बुक पढ़ी थी जिसमें न्यूरल लेस नाम की एक टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया गया था और इसी साईफाई बुक से इलॉन को न्यूरालिंक का आइडिया आया था। जब उन्होंने इसके बारे में कुछ न्यूरो साइंटिस्ट के साथ डिस्कस किया तो ही गॉट टू नो कि इस तरह की चिप बनाना सच में पॉसिबल है और उसमें अब उनके साथ ये टाइपिंग वाला इंसिडेंट भी हुआ था जिसने उन्हें और ट्रिगर कर दिया। इसलिए 2016 में 8 न्यूरो साइंटिस्ट के साथ मिलकर इलॉन फाइनली न्यूरालिंक कंपनी को शुरू कर देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये न्यूरालिंक एग्जैक्टली क्या है और ये वर्क कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फीफा या GTA खेलते हो तो उसके लिए आपको जॉयस्टिक यूज करनी पड़ती है और तभी आप कुछ बटन्स दबाकर वो गेम खेल सकते हो। लेकिन इसको अगर आप न्यूरालिंक के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको गेम
खेलने के लिए ना किसी रिमोट की जरूरत होगी और ना ही किसी जॉयस्टिक की जरूरत होगी। आपको आपके दिमाग के अंदर ही बस सोचना है और आपका कैरेक्टर भागने लगेगा। आपको बस इमेजिन करना है और एनिमी को हेडशॉट लग जाएगा। इट्स दैट सिंपल। ये न्यूरालिंक बस एक कॉइन साइज डिवाइस है जिसे सर्जिकली ब्रेन में इम्प्लांट किया जा सकता है और उसके बाद सिर्फ सोचने भर से ही वो इंसान कोई भी डिवाइस अपने ब्रेन से ही कंट्रोल कर सकता है। न्यूरालिंक मेनली ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिनको पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान पैरालाइज्ड है और उसके दिमाग में न्यूरालिंक की वो चिप इम्प्लांट कर दी तो उससे वो अपनी व्हीलचेयर कंट्रोल कर सकता है, कुछ चाहे तो टाइप कर सकता है। और यहाँ तक कि न्यूरालिंक के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये डिवाइस किसी इंसान की लॉस्ट मेमोरीज को भी रिकवर कर सकता है, ब्लाइंडनेस क्योर कर सकता है और इवन ह्यूमंस को टेलीपैथिकली बात करने में भी हेल्प कर सकता है। इलॉन मस्क न्यूरालिंक की हेल्प से एआई और ह्यूमंस के बीच एक कनेक्शन बनाने की सोच रहे हैं ताकि कल को जाकर एआई इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक थ्रेट बन जाए। इसीलिए इलॉन के अकॉर्डिंग इसे बैलेंस करने का बेस्ट पॉसिबल वे यही है कि एआई बॉट्स को ह्यूमंस के साथ ऐसे कनेक्ट करवा दो कि ये एआई बॉट्स ह्यूमंस के विल के अकॉर्डिंग काम करे, ना कि हम ह्यूमंस उनके विल के अकॉर्डिंगली काम करें। इवन न्यूरालिंक के अलावा इलॉन एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये ऑप्टिमस नाम का एक ह्यूमनाइड रोबोट है। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग जो भी रिपीटेटिव, अनसेफ या फिर बोरिंग काम होते हैं उन्हें अगर इन रोबोट से करवा दिए जाए तो ह्यूमंस अपने इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी टास्क पर फोकस कर सकते हैं। ये आइडिया कितना क्रेजी है ये आपको इस वीडियो से समझ आएगा। अगर इलॉन का ये रोबोट सच में मार्केट में आ गया तो समझो कि ह्यूमन लेबर्स की तो छुट्टी है। आपको क्या लगता है कि इलॉन के ये रोबोट्स आगे चलकर ह्यूमन लेबर्स को रिप्लेस कर देंगे? कमेंट्स में बताओ। टेस्ला आज दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है विद अ मार्केट कैप ऑफ 1.45 ट्रिलियन डॉलर्स। मान लो कि टेस्ला अगर एक सेपरेट कंट्री होती तो जीडीपी वाइज ये दुनिया की 18 सबसे रिच कंट्री होती। यानी स्विट्जरलैंड, यूएई, नेदरलैंड, सऊदी अरेबिया ऐसी कई पावरफुल कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा जीडीपी अकेले टेस्ला की होती। लेकिन जैसे कि मैंने इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 1 में बताया था कि 2008 में टेस्ला बैंकरप्ट होने वाली थी। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि 2008 से लेकर आज 2025 तक यानी इन 16 सालों में टेस्ला ने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की जिससे आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। टेस्ला ने ऐसा क्या अलग किया जो फोर्ड, टोयोटा, फोक्सवैगन जैसे ग्लोबल जायंट्स भी नहीं कर पाए? या फिर टेस्ला को लेकर जो हाइप मार्केट में क्रिएट हो रही है वो जेन्युइन भी है या फिर बस एक फेक पीआर है? चलो टेस्ला शुरू होने से लेकर आज वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑटोमोबाइल जायंट बनने तक एक एक डॉट कनेक्ट करते हैं एंड डिकोड करते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्टिन एबरहार्ड जो कि टेस्ला के फाउंडर एंड सीईओ थे, उनको ऑटोमोबाइल्स को लेकर उतना ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं था जितना कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी के सीईओ के पास होना चाहिए। इसलिए उनके लीडरशिप के अंडर टेस्ला के रोडस्टर की परचेस प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो रही थी। सो इलॉन मस्क जो उस वक्त टेस्ला के लार्जेस्ट स्टेक होल्डर थे, वो 2007 में एबरहार्ड को सीईओ की पोजीशन से हटाकर जिव ड्रोरी नाम के एक बंदे को टेस्ला का सीईओ बनाते हैं। लेकिन उसके एक साल बाद इलॉन मस्क उसे भी बाहर करते हैं और 2008 में खुद टेस्ला के सीईओ बन जाते हैं। अब ये टेस्ला का वो फेज था जब टेस्ला को अपनी पहली कार रोडस्टर बनाने के लिए बहुत सारी फंडिंग चाहिए थी। इसलिए इलॉन मस्क एक जर्मन कार कंपनी डाइमलर के साथ कई महीनों तक बैक टू बैक कई सारी मीटिंग्स करते हैं और फाइनली मई 2009 में डाइमलर से $50 मिलियन की फंडिंग सिक्योर कर लेते हैं। इसके अगले ही महीने यानी जून 2009 में अमेरिकन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी भी टेस्ला को $465 मिलियन का लोन अप्रूव कर देता है। इस फंडिंग से टेस्ला की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जनवरी 2008 में रोडस्टर का जो प्रोडक्शन शुरू हुआ था तब से लेकर मई 2009 तक यानी 16 महीनों में टेस्ला सिर्फ 500 कार्स प्रोड्यूस कर पाई थी। लेकिन जून 2009 में जैसे इलॉन मस्क को डाइमलर और अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से फंडिंग मिली, उसके सिर्फ एक महीने में यानी जुलाई 2009 में टेस्ला ने 109 कार्स डिलीवर कर दी और ये मंथ टेस्ला का हाईएस्ट प्रोडक्शन मंथ होने के साथ साथ उनका फर्स्ट प्रॉफिटेबल मंथ भी बन चुका था। अब रोडस्टर का प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये रोडस्टर कार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी और इलॉन का ये गोल था कि इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम बनाया जाए, जो कि रोडस्टर जैसी परफॉर्मेंस और लग्जरी सेगमेंट के कार से पॉसिबल नहीं था। तो अब क्या किया जाए? तो अब इलॉन मस्क एक नई कार बनाने का डिसीजन लेते हैं जिसकी प्राइस $60,000 यानी अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए हो, जो कि मास प्रोडक्शन के लिए इजी हो और मासेस के लिए अफोर्डेबल भी हो। इसीलिए जब रोडस्टर पे काम चल रहा था तब उसी के साथ 2007 में टेस्ला एक और कार पे काम कर रही थी जिसका नाम था मॉडल एस और यही वो कार थी जो टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम में लाने वाली थी। इलॉन ने मॉडल एस के डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट एक फेमस कार डिजाइनर हेनरिक फिस्कर को दिया था। हेनरिक ने इससे पहले BMW Z8 और एस्टन मार्टिन DB9 जैसी कई स्टनिंग कार्स को डिजाइन किया था, लेकिन जैसे कि इलॉन मस्क को हर जगह पर अपनी टांग डालनी होती है
तो उन्होंने हेनरिक के डिजाइन में भी चेंजेस बताना शुरू कर दिए। इसलिए हेनरिक फिस्कर इलॉन के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाया और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। हेनरिक के बाद टेस्ला ने फ्रांस वॉन नाम के एक नए डिजाइनर को हायर कर लिया। ये जो मॉडल एस था, इसकी डिजाइन में सबसे बड़ा चैलेंज था बैटरी पैक को फिट करना। इनकी पहली कार रोडस्टर जो कि एक 2 सीटर कार थी, तब इन्होंने कार की बैटरी पैक को कार के बैक साइड में प्लेस कर दिया था। लेकिन मॉडल एस जो कि एक 4 सीटर फैमिली कार होने वाली थी, इसलिए डिजाइनर के पास बैटरी पैक को नीचे वाली साइड में फिट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सो इलॉन मस्क ने ड्रू बैगलिनो जो मॉडल एस के बैटरी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको कहा कि एक ऐसा बैटरी पैक बनाओ जिसमें 8400 बैटरी सेल्स की जगह 7200 बैटरी सेल्स ही यूज हो और इससे कार की रेंज भी कम ना हो। अब एक तरफ ड्रू को ये चीज इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी इलॉन मस्क को ना कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इसलिए उसने इलॉन के कहने के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया और सरप्राइजिंगली 7200 सेल्स में ही बैटरी पैक को बनाकर रेडी भी कर दिया। अब बैटरी साइज तो परफेक्ट हो गई थी, बट स्टिल द प्रॉब्लम वाज कि इस बैटरी पैक को पोजीशन कैसे करें। तो इस पे इलॉन मस्क एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी लेकर आते हैं। देखो, जनरली क्या होता है कि डिजाइनर्स कार की डिजाइन बनाते हैं और फिर उस डिजाइन के अकॉर्डिंग इंजीनियर्स की टीम उस कार को मैन्युफैक्चर करती है, यानी डिजाइनर्स और इंजीनियर्स दोनों एज अ सेपरेट टीम काम करते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने क्या किया कि डिजाइनर्स और इंजीनियर्स दोनों टीम्स को एक साथ बिठा दिया और डिजाइन पर अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कहा, ताकि जो भी फाइनल डिजाइन निकल कर आएगा उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब इससे क्या हुआ कि बैटरी पैक को अलग से कहीं और फिट करने की जगह उसे कार के फ्लोर में फिट कर दिया गया, जिससे कार की बैटरी कार के स्केलेटन का ही एक पार्ट बन गई और उससे कार में बैटरी की वजह से कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं हुई। इस तरह 5 साल के एफर्ट्स के बाद मॉडल एस का डिजाइन रेडी हुआ और फाइनली जून 2012 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मॉडल एस के बाद टेस्ला ने मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई को भी डिजाइन किया। लेकिन इन सब कार्स में सबसे इंटरेस्टिंग कहानी मुझे टेस्ला के इस व्हीकल की लगी। इसके लुक से आपको लग रहा होगा कि ये कोई फ्यूचरिस्टिक कार होगी, बट लेट मी टेल यू कि ये टेस्ला का साइबर ट्रक है, यानी जैसे हमारे यहाँ पर ये पिकअप्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ। तो इस साइबर ट्रक की स्टोरी कुछ ऐसी है कि साइबर पंक 2077 और हेलो नाम के 2 वीडियो गेम्स के ट्रेलर में एक ट्रक दिखाया गया था। तो 2017 में यहीं से इलॉन के माइंड में इसी टाइप का एक पिकअप ट्रक बनाने का आइडिया आता है और वो अपनी टीम को ऐसा एक ट्रक बनाने का टास्क देते हैं। हालांकि डिजाइनर्स इस कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा हिचकिचाते भी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ट्रक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप का हो जाएगा, जिसे शायद लोग ना खरीदे। लेकिन इलॉन का ऑलरेडी डिसाइडेड था कि कोई इसे खरीदे या ना खरीदे, इस ट्रक को तो मैं बना के ही रहूंगा। और इस तरह फाइनली जैसा इलॉन चाहते थे, बिल्कुल वैसा पिकअप ट्रक रेडी हो जाता है, जिसको आज हम साइबर ट्रक के नाम से जानते हैं। अब टेस्ला के अंडर एक से बढ़कर एक अलग अलग मॉडल्स बनना शुरू तो हो गए थे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, जब टेस्ला की पहली कार रोडस्टर पे काम चल रहा था, तभी इलॉन समझ गए थे कि हमने कितनी भी क्वालिटी कार्स बनाई, लेकिन अगर हम क्वांटिटी यानी मास प्रोडक्शन का गेम क्रैक नहीं कर पाए तो कोई और प्लेयर आकर खेल जाएगा। आपको पता है, टाटा और महिंद्रा को शुरू होकर आज 75 से भी ज्यादा साल हो गए, लेकिन इन दोनों कंपनीज में से किसी भी कंपनी की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 15 लाख से ज्यादा नहीं है। बट यू नो, टेस्ला जो सिर्फ 21 साल पुरानी कंपनी है, वो हर साल लगभग 18 लाख व्हीकल्स प्रोड्यूस करती है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इलॉन मस्क ने टेस्ला के प्रोडक्शन कैपेसिटी को इतना रैपिडली बढ़ाया कैसे? टाटा, महिंद्रा जो 75 सालों में नहीं कर पाए, वो इलॉन मस्क ने 21 सालों में कैसे कर दिखाया? देखो, ये जो आप टेस्ला की फैक्ट्री देख रहे हो, ये कैलिफोर्निया के एक फ्रेमोंट सिटी में लोकेटेड है। लेकिन ये फैक्ट्री पहले टोयोटा और जनरल मोटर्स की हुआ करती थी, जब इन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर था। 25 साल तक इन दोनों ने इस फैक्ट्री में गाड़ियां बनाई, लेकिन 2009 में जनरल मोटर्स ने बैंकरप्सी फाइल कर दी थी, जिसके चलते इस फैक्ट्री को ऑक्शन कर दिया गया था। और इसको एक स्टील डील समझकर मई 2010 में सिर्फ $42 मिलियन में टेस्ला ने इस फैक्ट्री को खरीद लिया। अपने मास प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टेस्ला ने इसके अलावा ऑस्टिन, बर्लिन, शांघाई ऐसी और भी कई जगहों पर वर्ल्ड वाइड अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की। इसी के साथ इन कार्स की बैटरीज मैन्युफैक्चर करने के लिए टेस्ला ने नेवाडा और न्यूयॉर्क में अपनी गीगा फैक्ट्रीज भी एस्टैब्लिश की। लेकिन मास प्रोडक्शन के लिए सिर्फ फैक्ट्रीज बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था असेंबली लाइन की प्रोसेस को बिल्ड करना, क्योंकि ये प्रोसेस सेट किए बगैर प्रोडक्शन को स्केल करना सिर्फ टेस्ला ही नहीं बल्कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए इलॉन मस्क एक बहुत ही तगड़ा 5 स्टेप प्रोसेस बनाते हैं, जो टेस्ला के प्रोडक्शन को सिर्फ कुछ ही महीनों में एकदम से बढ़ा देता है। लेकिन इलॉन के इस 5 स्टेप प्रोसेस को समझने से पहले आपको उनकी टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स के साथ जो एक बेट लगी थी उसके बारे में समझना पड़ेगा, जिसने इलॉन को ये 5 स्टेप प्रोसेस इन्वेंट करने के लिए मजबूर किया। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि यही वो बेट थी जिसने इलॉन को पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाया था।
और टेस्ला को $1 ट्रिलियन की कंपनी। तो बात कुछ ऐसी थी कि 2017 से लेकर 2019 के बीच टेस्ला बहुत सारी प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी और बात यहाँ तक आ चुकी थी कि टेस्ला बैंकरप्सी से सिर्फ 1 महीना दूर थी। इसलिए इसी बीच फरवरी 2018 में इलॉन मस्क टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स के साथ ऑफिशियली एक बेट लगाते हैं। बेट ये थी कि अगर इलॉन मस्क टेस्ला का मार्केट कैप जो उस वक्त $52 बिलियन था उसे बढ़ाकर $650 बिलियन तक पहुंचा देंगे तो इलॉन मस्क ये बेट जीत जाएंगे और बदले में उनको $56 बिलियन मिलेंगे। बट इन केस अगर वो ये टारगेट मीट नहीं कर पाए तो उसके बाद उनको टेस्ला से कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी। अब देखो टेस्ला की मार्केट कैप जो $52 बिलियन से $650 बिलियन पर लेकर जाना है तो उसके लिए इलॉन को टेस्ला का शेयर प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। और शेयर्स के प्राइस कब बढ़ेंगे? जब कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और सेल्स बढ़ेंगे, राइट? इसलिए इलॉन ने इस टारगेट को अकम्प्लिश करने के लिए टेस्ला के प्रोडक्शन को फास्ट और एफिशिएंट बनाने पर काम शुरू कर दिया। उनका पहला टारगेट था टेस्ला मॉडल 3 की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। देखो उस टाइम पर फ्रेमोंट की गीगा फैक्ट्री में मॉडल 3 के 2000 मॉडल्स हर हफ्ते प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन इलॉन का ये टारगेट था कि ये नंबर 5000 कार्स पर वीक तक पहुंच जाए। इस टारगेट को मीट करने के लिए वो सबसे पहले नेवाडा की गीगा फैक्ट्री में जाते हैं। जब वो उस फैक्ट्री में जाते उस वक्त तक वहां पर हर हफ्ते 1800 बैटरी पैक्स प्रोड्यूस हो रहे थे और इतने स्लो बैटरी प्रोडक्शन से 5000 कार्स पर वीक का टारगेट अचीव करना इम्पॉसिबल था। इसलिए इलॉन खुद अगले 4 महीने नेवाडा की गीगा फैक्ट्री में काम करते हैं और बैटरी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। कैसे? इस पर हम अगले 2 मिनट में बात करेंगे। अब नेवाडा की गीगा फैक्ट्री के बाद अप्रैल 2018 में इलॉन फ्रेमोंट वाली फैक्ट्री में जाते हैं जहां पर उस वक्त तक हर वीक 2000 मॉडल 3 कार्स प्रोड्यूस हो रही थी और अगले 2 महीने इलॉन इस फैक्ट्री में भी काम करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली 1 जुलाई 2018 को इलॉन मस्क अपना एक हफ्ते में 5000 मॉडल 3 कार्स बनाने का टारगेट अचीव कर लेते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि 4 महीने नेवाडा की गीगा फैक्ट्री और 2 महीने फ्रेमोंट वाली फैक्ट्री, यानी कुल मिलाकर इन 6 महीनों में इलॉन ने ऐसा क्या मैजिक किया जिससे उन्होंने 5000 कार्स हर हफ्ते बनाने का टारगेट अचीव कर लिया। सो हियर कम्स इलॉन मस्क का 5 स्टेप प्रोसेस जिसको वो द एल्गोरिथम कहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये है क्या। और हाँ, इन 5 स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपको आपके पर्सनल लाइफ में बहुत काम आने वाली है। स्टेप 1, इंटरोगेट द इररिलेवेंट, यानी क्वेश्चन एवरीथिंग। इलॉन के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कई प्रोसेस और कई पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इलॉन क्या करते थे कि वो उस असेंबली लाइन के सामने खड़े होकर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनते हुए देखते थे और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर खुद से क्वेश्चन करते थे कि क्या उस मैन्युफैक्चरिंग में कोई स्पेसिफिक प्रोसेस या कोई स्पेसिफिक पार्ट नेसेसरी है और अगर नहीं है तो क्या उसे कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। ऐसे इलॉन हर एक चीज को लेकर क्वेश्चनिंग करते थे। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है कट दी क्लटर। इस स्टेप में इलॉन अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन सभी प्रोसेसेस या फिर उन सभी पार्ट्स को कट डाउन करते थे जो बिल्कुल अननेसेसरी थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इलॉन ने नेवाडा की फैक्ट्री में नोटिस किया कि एक रोबोट की हेल्प से बैटरी पैक के ऊपर एक फाइबर ग्लास स्ट्रिप लगाई जा रही थी जिससे असेंबली लाइन थोड़ी स्लो हो रही थी। इलॉन ने जब वहां के इंजीनियर्स से पूछा कि इन बैटरी पैक्स पर ऐसी स्ट्रिप क्यों लगाई जा रही है तो वो इंजीनियर्स बोलते हैं कि जो नॉइज रिडक्शन वाली टीम है वो इन स्ट्रिप्स को कार में वाइब्रेशंस कम करने के लिए यूज कर रही है। तो अब इलॉन उन्हीं के सामने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो एक कार में विदाउट स्ट्रिप और एक कार में विद स्ट्रिप वाला बैटरी पैक फिट करते हैं और बाद में पता चलता है कि उस स्ट्रिप के होने या ना होने से कार की साउंड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए वो तुरंत उस स्ट्रिप वाली प्रोसेस को कट डाउन करते हैं। ये तो बस एक एग्जांपल हो गया, पर इलॉन प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के लिए इसी तरह कई अननेसेसरी प्रोसेसेस और पार्ट्स को कट डाउन करते थे। इसके बाद उनका थर्ड स्टेप है सिंप्लीफाई टू एम्पलीफाई। इस स्टेप में अगर कोई प्रोसेस ज्यादा नेसेसरी तो नहीं है लेकिन कंपलसरी है तो इलॉन उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि उस प्रोसेस पर जितना पॉसिबल हो उतना टाइम बच सके। इलॉन का फोर्थ स्टेप है स्पीड इट अप। इस स्टेप में इलॉन प्रोडक्शन साइकिल टाइम को इंक्रीज करने पर फोकस करते थे। फॉर एग्जांपल, फ्रेमोंट वाली फैक्ट्री में एक जगह पर एक रोबोटिक आर्म था जो नट बोल्ट्स को टाइट करने का काम कर रहा था, लेकिन जब इलॉन ने वहां जाकर खुद वो काम करके देखा तो ही नोटिस्ड कि उस रोबोटिक आर्म का काम उससे ज्यादा फास्ट वो मैन्युअली कर पा रहे थे। इसलिए इलॉन ने वहां के टेक्नीशियंस को बुलाया और जब उनसे इसके बारे में डिस्कस किया गया तो उन्हें पता चला कि उस रोबोटिक आर्म को उसकी मैक्सिमम स्पीड से 20% स्पीड पर ही चलाया जा रहा था। अब टेक्नीशियंस के अकॉर्डिंग ऐसा करना एक स्टैंडर्ड फैक्ट्री सेटिंग थी, लेकिन इलॉन उनसे कहता है कि फैक्ट्री सेटिंग तो हमेशा स्टूपिड होती है और उन टेक्नीशियन से कहा कि उस रोबोटिक आर्म को उसके 100% स्पीड पर चला दो। लेकिन 100% स्पीड पर वो रोबोट ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए फिर उसे 70% स्पीड पर चलाना शुरू किया जो कि वर्कआउट भी हो गया। यानी इलॉन अगर वहां असेंबली लाइन पर खुद जाकर ये ऑब्जर्व नहीं करते तो शायद वो 70% का स्पीड हमेशा के लिए 20% पर ही रह
जाता। एंड फाइनली इस 5 स्टेप प्रोसेस का लास्ट स्टेप है ऑटोमेट विद पर्पस। इलॉन मस्क ने नोटिस किया था कि असेंबली लाइन के जो सेंसर्स थे वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे। इवन अगर एक पेपर का टुकड़ा भी असेंबली लाइन पर गिर जाता था तो पूरी असेंबली लाइन स्टॉप हो जाती थी। इसलिए इलॉन ने कई सारे सेंसर्स और इवन कई सारे रोबोट्स भी हटवा दिए और उनकी जगह उस काम के लिए वर्कर्स बिठा दिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कुछ काम रोबोट से ज्यादा फास्ट एक ह्यूमन कर सकता था। एंड दिस इज हाउ इलॉन की इस 5 स्टेप प्रोसेस ने टेस्ला को 5000 कार्स पर वीक बनाने में हेल्प की और आगे इसी को स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाकर इलॉन ने इसे टेस्ला की सभी फैक्ट्रीज में अप्लाई कर दिया। इस प्रोसेस की वजह से सरप्राइजिंगली टेस्ला जो 2017 में अराउंड 1,07,000 कार्स बना रही थी, वो प्रोडक्शन 2018 में 2,54,000 के ऊपर चला गया था और इवन 2024 के 3 क्वार्टर्स में ये प्रोडक्शन 13,13,000 कार्स पे पहुंच चुका है। 7 जनवरी 2021 को इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए और अपनी बेट के अकॉर्डिंग उन्होंने टेस्ला का मार्केट कैप $650 बिलियन से भी ज्यादा करके दिखाया। और इवन मोर इंटरेस्टिंगली उसी साल टेस्ला के सेल्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अक्टूबर 2021 में टेस्ला ने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट कर दिया था। अब इसके चलते यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है। देखो, एज यू ऑल नो कि टेस्ला को $1 ट्रिलियन कंपनी बनाने में सबसे बड़ा रोल इलॉन मस्क का रहा है और अब आपको ये भी पता है कि टेस्ला का वैल्यूएशन $52 बिलियन से $650 बिलियन तक पहुंचाने को लेकर इलॉन मस्क और टेस्ला के बोर्ड मेंबर के बीच एक बेट लगी थी। इसीलिए एज पर बेट टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स इलॉन को $56 बिलियन का कंपेंसेशन अप्रूव कर देते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे टेस्ला का स्टॉक प्राइस बढ़ता गया तो इलॉन के इस कंपेंसेशन पैकेज की वैल्यू भी बढ़ती गई और आज उस $56 बिलियन पैकेज की वैल्यू $101 बिलियन हो गई है, जो कि अब तक का पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलरी पैकेज होने वाला है। लेकिन यूएसए के कोर्ट का कहना है कि ये पैकेज रीजनेबल एंड फेयर नहीं है, इसीलिए शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद भी ये पैकेज आज तक कोर्ट में अटका हुआ है। नवंबर 2020 में इलॉन ने अनाउंस किया था कि उनको जब भी ये $101 बिलियन मिल जाएंगे तो वो उन्हें अपने मास मिशन के लिए यूज करेंगे। नाउ यू माइट थिंक कि इलेक्ट्रिक कार्स तो आजकल ऑलमोस्ट हर ऑटोमोबाइल कंपनी बना रही है, तो फिर टेस्ला ऐसा क्या अलग तीर मार रही है? उनका एक्स फैक्टर क्या है जो इनका वैल्यूएशन बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज के कंपेयर में इतना ज्यादा है? तो देखो, 2015 से ही पूरी दुनिया में कई कंपनीज ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू कर दिया है, जिससे ईवी मार्केट में हेवीली कंपटीशन बढ़ गया है। बट व्हाट मेक्स टेस्ला स्टैंड आउट कि उन्होंने 2016 में पहली बार मास स्केल पर ऑटो पायलट सिस्टम लॉन्च किया था और इसी रीजन से टेस्ला के सेल्स बहुत ज्यादा हाई हो गए। टेस्ला की सेल होने वाली हर 5 में से एक कार सेल्फ ड्राइविंग वाली कार होती है। इस पर्टिकुलर कार के लिए कस्टमर्स अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं, जो टेस्ला की प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए और एक ह्यूमन बीइंग से भी 30 गुना ज्यादा सेफ बनाने के लिए इलॉन ने डोजो नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया, जो कि एक दिन में मिलियंस ऑफ वीडियोस को प्रोसेस कर सकता है। लेकिन इससे क्या होगा? तो देखो, ये वो वीडियोस होती है जो टेस्ला के व्हीकल्स में लगे कैमरा से रिकॉर्ड होती है। इन वीडियोस को प्रोसेस करके टेस्ला के ऑटो पायलट सिस्टम का जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसको ट्रेन किया जाता है, ताकि फ्यूचर में टेस्ला की कार्स में जो चिप लगेगी या इन कार्स का जो आर्टिफिशियल ब्रेन होगा उसको इस लेवल तक इंटेलिजेंट बनाया जाएगा कि वो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के एक ह्यूमन ड्राइवर से भी बेटर ड्राइविंग कर सके और टेस्ला कार्स को एक फुल्ली ड्राइवरलेस कार बनाया जा सके। इवन आप यकीन नहीं करोगे, टेस्ला ने अब 2 ऐसे व्हीकल्स पर काम करना शुरू किया है जो उबर, ओला और लिफ्ट जैसी ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग कंपनीज को लिटरली खत्म कर सकती है और इन कंपनीज में काम करने वाले ऑलमोस्ट 95 लाख ड्राइवर्स को जॉबलेस बना सकती है। एक पॉडकास्ट में जब इलॉन से पूछा गया कि आप अभी ऐसे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसको लोग ज्यादातर नोटिस नहीं करते, तो बता इलॉन मस्क क्या कहते हैं, उन्हीं से सुन लो। लेकिन उबर को डिफीट करने के लिए एग्जैक्टली इलॉन का क्या प्लान है? तो देखो, ये है टेस्ला का साइबर कैब और ये है साइबर वैन। अब ये जो साइबर कैब है ये एक फुल्ली रोबो टैक्सी होने वाली है। अक्टूबर 2024 में टेस्ला ने वी रोबोट नाम से एक इवेंट रखा था और इस साइबर कैब के कॉन्सेप्ट वर्जन को लॉन्च किया था। ये एक 2 सीटर कार होगी जिसमें ना कोई स्टीयरिंग होगा और ना ही कोई पेडल होगा। ये एक फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कैब होने वाली है। अक्टूबर 2024 में ही टेस्ला ने अनाउंस कर दिया है कि 2026 के एंड तक साइबर कैब की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद टेस्ला हर साल 2 मिलियन साइबर कैब बनाएगी। अब इसके अलावा इसी वी रोबोट इवेंट में टेस्ला ने इस साइबर वैन की भी अनाउंसमेंट की थी जो 20 पैसेंजर्स को कैरी कर पाएगी। एंड इवन मोर इंटरेस्टिंगली, अक्टूबर 2024 में टेस्ला ने एक और अनाउंसमेंट की थी कि वो टेस्ला नेटवर्क नाम का एक ऐप लॉन्च करेंगे। एंड लेट मी टेल यू कि ये ऐप ओला उबर जैसा ही एक टैक्सी बुकिंग ऐप होगा जिस पर सिर्फ टेस्ला की साइबर कैब्स और साइबर वैन ही रजिस्टर होंगी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि टेस्ला इज द फर्स्ट कंपनी जो रोबोट टैक्सी लॉन्च करने वाली है। टेस्ला ने जब खुद का ऑटो पायलट सिस्टम लॉन्च भी नहीं किया था, तब 2015 में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने अपनी वेमो नाम की एक सब्सिडरी के अंडर रोबो टैक्सी का ट्रायल टेस्ट किया था
था और 2020 में एरिजोना में उन्होंने ऑफिशियली अपने रोबो टैक्सी को लॉन्च कर दिया था, जो कि आज भी ऑपरेशनल है। लेकिन वेमो की रोबो टैक्सी लिमिटेड सिटीज में ही ऑपरेट होती है। सो आगे चलकर टेस्ला मास प्रोडक्शन करके इसमें मार्केट लीडर बन सकती है। सो इन केस आगे टेस्ला और वेमो की ये सर्विस इंडिया में आती है तो क्या ये ओला उबर को खत्म कर सकता है? कमेंट्स में बताओ। इलॉन के स्पेसएक्स की वैल्यूएशन आज $350 बिलियन है। ये कंपनी भले ही रॉकेट्स वगैरह बनाती है, लेकिन इनका अल्टीमेट गोल क्या है पता है? मार्स को कॉलोनाइज करना। अब मार्स पर जाना मतलब कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, उसके लिए ऑब्वियसली बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगने वाले हैं। इसीलिए इलॉन ने स्पेसएक्स के अंडर नासा, कई दूसरी कंट्रीज और कई प्राइवेट कंपनीज के सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किया ताकि एक रेवेन्यू सोर्स भी जनरेट हो जाए। लेकिन इलॉन ने देखा कि ये सैटेलाइट लॉन्चिंग बिजनेस का मार्केट साइज ज्यादा बड़ा नहीं है और तभी इलॉन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ग्लोबली हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। सो ही थॉट कि अगर इस $1 ट्रिलियन मार्केट में से 3% मार्केट भी स्पेसएक्स कैप्चर कर लेती है तो वो $30 बिलियन होगा, जो कि नासा के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जनवरी 2015 में इलॉन ने एक नई कंपनी शुरू की, स्टारलिंक। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दुनिया में जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स है वो ऑलमोस्ट सभी अंडरग्राउंड केबल्स और मोबाइल टावर्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन इलॉन मस्क का ये प्रोजेक्ट स्टारलिंक बिल्कुल इसके उल्टा है। स्टारलिंक के लिए इलॉन ने 6500 से भी ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेज दिए हैं, यानी यहाँ पर केबल्स और टावर्स का कोई लेना देना ही नहीं है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा। देखो इनकी ऐसी एक डिश आती है जिसको ये लोग डिशी बोलते हैं और साथ में एक राउटर भी आता है। आपको बस इस डिशी को टेरेस पर या घर के किसी ओपन ग्राउंड पर लगा देना है और पावर ऑन करना है। उसके बाद ये डिशी ऊपर स्पेस में स्टारलिंक के सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगी और राउटर के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। स्टारलिंक ऑलरेडी यूएस, यूके, स्पेन जैसे 100+ कंट्रीज में शुरू भी हो चुका है और हो सकता है कि इंडिया की टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी इलॉन मस्क को जल्द ही लाइसेंस ग्रांट करेगी। इससे डेजर्ट्स, ओशंस, फॉरेस्ट, रिमोट विलेजेस ऐसी कई जगहों पर जहां पर आज तक कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं पहुंच पाई है, वहां पर स्टारलिंक पहुंच जाएगा। और पता है ये सब करने का पर्पस क्या है? पैसा कमाना? ऑब्वियसली यस, लेकिन ये पैसा कमाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उनके मार्स मिशन के लिए। और इलॉन खुद कहते हैं कि स्पेसएक्स का हर डिसीजन मार्स पर पहुंचने के लिए है। इसी मार्स मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए स्पेसएक्स ने सितंबर 2017 से स्टारशिप नाम के एक रॉकेट पर काम करना शुरू कर दिया था, जो आज बनकर रेडी हो गया है। एंड लेट मी टेल यू कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट है। अब इतने हैवी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च पैड की भी जरूरत पड़ने वाली थी, तो इसके लिए टेक्सास में बोका चिका को चूज किया गया और यहीं पर स्पेसएक्स की एक न्यू लॉन्च फैसिलिटी शुरू की गई जिसको स्टारबेस कहा जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले थोड़ा ये समझते हैं कि ये स्टारशिप एक्चुअल में काम कैसे करती है। देखो ये है स्टारशिप और ये है इसका बूस्टर जिसमें 33 इंजन लगे हुए हैं। बूस्टर का काम होता है कि स्टारशिप को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर भेजना और इसके बाद ये बूस्टर फिर से अर्थ पर वापस आ जाता है। पर कुछ टाइम पहले तक वो लैंड होने से पहले ही हवा में ब्लास्ट हो जाता था। लेकिन देखो इलॉन चाहते थे कि कम पैसे और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च हो, इसीलिए स्पेसएक्स ने 2015 में रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाया जिसमें रॉकेट के जो बूस्टर होते हैं वो अपने लैंडिंग लेग्स की हेल्प से वापस लैंड कर जाते हैं और इससे उस बूस्टर का फिर से रीयूज किया जा सकता है, जो पहले जैसे हवा में ब्लास्ट नहीं होता। मतलब कि टाइम और मनी दोनों सेव हो जाते हैं। तो अब 2020 में स्पेसएक्स की टीम स्टारशिप बूस्टर के लिए भी सेम टाइप के लैंडिंग लेग्स बनाने का प्लान करती है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। देखो जो स्टारशिप रॉकेट था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेवी था और अगर उसमें लैंडिंग लेग्स अलग से लगा देंगे तो उसका वेट और ज्यादा बढ़ जाएगा और अगर रॉकेट ही इतना ज्यादा हेवी होगा तो वो स्पेस में कम पेलोड कैरी कर पाएगा, जो कि स्पेसएक्स के लिए एक नेगेटिव चीज थी। तो इलॉन ने इस पर एक बहुत ही अतरंगी आइडिया निकाला। उन्होंने सोचा कि जिस टावर की हेल्प से स्टारशिप लॉन्च हो रहा है उसी टावर की हेल्प से बूस्टर को वापस कैच कर लेंगे, जो कि पहले उन्हें लिटरली इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने ये करके दिखाया। अभी कुछ दिन पहले की ये वीडियो आप सबने देखी ही होगी। स्पेसएक्स में रैप्टर नाम के एक इंजन पर काम चल रहा था जो कि स्टारशिप में यूज होने वाला था। अब ये जो रैप्टर इंजन था उसकी करंट डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, जिसके चलते इसे मास मैन्युफैक्चर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी था। एक रैप्टर को बनाने के लिए अराउंड 16 करोड़ रुपए का खर्चा आता था। तो अगस्त 2021 में इलॉन ने रैप्टर के प्रोजेक्ट हेड को ही फायर कर दिया और प्रोजेक्ट को खुद के हाथ में ले लिया और आते ही उन्होंने ये टारगेट सेट कर लिया कि रैप्टर इंजन की कॉस्ट जो 16 करोड़ रुपए आ रही थी उसको 10 गुना कम करके 1.6 करोड़ रुपए पर लाना है। अब बहुत कोशिश करने के बाद भी रैप्टर इंजन की कॉस्ट कम नहीं हो पा रही थी, तो इलॉन ने अपने टीम से कहा कि रैप्टर को छोड़ो, अब 1337 नाम के एक नए इंजन पर काम करना शुरू कर दो। ये इंजन रैप्टर से भी ज्यादा पावरफुल और कम कॉस्ट में होने वाला था। अब उनके टीम को इस इंजन पर काम करना शुरू करके 1 महीना भी नहीं होता है कि इलॉन आकर कहते हैं कि इसको भी छोड़ो और फिर से रैप्टर पर काम करना
शुरू कर दो। और पता है इलॉन ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस स्ट्रैटेजी से वो अपना और अपनी टीम का फोकस करंट प्रोडक्ट के ही एडवांस वर्जन पर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे टीम अपने मेंटल बैरियर्स को तोड़कर और भी क्रिएटिवली सोच पाती है और नए नए आइडियाज जनरेट कर पाती है। इलॉन के इसी अतरंगी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से रैप्टर इंजन, जो पहले बहुत एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर था, उसको स्पेसएक्स ने कुछ ही महीनों में असेंबली लाइन पर बनाना शुरू कर दिया और वो आज एक दिन में एक से ज्यादा रैप्टर इंजन बनाते हैं। एंड अगेन लेट मी टेल यू कि स्पेसएक्स का हर एक एफर्ट सिर्फ और सिर्फ मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इलॉन मस्क अगर मार्स को कॉलोनाइज भी करते हैं तो इसका फायदा किसको होने वाला है? देखो 2014 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इलॉन ने कहा था कि मार्स ट्रिप के लिए एक इंसान को अराउंड $5 लाख का खर्चा आएगा और ये खर्चा सिर्फ ट्रिप का है, वहां पर शिफ्ट होकर रहने का खर्चा अलग होगा। इलॉन का प्लान है कि 2050 तक 10 लाख लोगों को मार्स पर रहने के लिए भेजा जाएगा, यानी टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 800 करोड़ है उसमें से सिर्फ 0.01% लोग ही मार्स पर जा पाएंगे। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई फिर इलॉन के इस मार्स मिशन का हम जैसे आम लोगों को क्या फायदा? सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों को ही इसका फायदा होगा। तो देखो, अगर आप इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो ये एक बहुत बड़ा टेक रिवॉल्यूशन ला सकता है। पर कैसे? सी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि स्टारलिंक भी कहीं ना कहीं इसी मास मिशन के आइडिया से ही डेवलप हुआ है, जो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। रीयूजेबल रॉकेट्स की वजह से फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल सस्ता हो जाएगा और इसके अराउंड कई सारे बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं। इवन इसी मार्स मिशन की वजह से स्पेस माइनिंग करके एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेज डेवलप किए जा सकते हैं, जो कि आगे इंसानों के ही काम आएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये मार्स मिशन अपने आप में एक इतना बड़ा इनोवेशन है जो लाखों करोड़ों एस्पायरिंग इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करेगा कि अगर स्ट्रैटेजिकली काम किया जाए तो क्या कुछ पॉसिबल नहीं है। आई होप कि अब इलॉन मस्क को लेकर आपको पूरे इंटरनेट पर कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑल्सो आई प्रॉमिस कि आगे भी ऐसी वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्रीज इस चैनल पर आती रहेगी। और हाँ, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो का पार्ट 1 भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और अगली डॉक्यूमेंट्री आपको शाहरुख खान या रतन टाटा सर, इन दोनों में से किस पर चाहिए? कमेंट्स में बताओ।